विधायक श्री गोपाल कांडा के भाई श्री रतीश मोहन, विधायक श्री राजेंद्र सिंह जून की चाची श्रीमती विद्या देवी तथा विधायक मामन खान के चाचा श्री जमालुद्दीन के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 उतारकर मानव इतिहास की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साथ ही ये सदन भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बोधायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चर्क आदि की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। हमारे लिए ये और भी गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रोहतक में बने नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। तो इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करते हैं। हम इसका सब जोर समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें एक बात हम इसमें और जोड़नी चाहिए। ये जो हमारी अचीवमेंट हुई है देश की, कोई एक दिन की या 5 साल की या 7 साल की मेहनत से नहीं हुई है। ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं 75 साल देश की आज़ादी होने के बाद, और जिन जिन प्रधानमंत्रियों का ये जब शुरू हुआ इसरो, जब ये एटॉमिक सेंटर शुरू हुआ, पंडित नेहरू से लेके हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है इसमें। ये ऐड किया जाए, ये ऐड किया जाए। मोदी जी का तो आ गया प्रस्ताव, वो तो है ही। आप तो अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात अध्यक्ष मैंने हर प्रधानमंत्री का कहा है। अध्यक्ष महोदय, हर प्रधानमंत्री का ये अध्यक्ष महोदय, इसका आप मोदी जी का नाम लो ना। अध्यक्ष जी, इनका इलाज अरे नाम लेने में क्या पेट में दर्द हो रहा है? बगैर पेट में दर्द हो रहा है। चलिए कोई नहीं, प्लीज आप अरे लो ना। अरे चलो एक बार ले दो। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी का भी धन्यवाद। सिर्फ इतनी बात करो। क्या मोदी जी का भी धन्यवाद। मोदी जी को भी मुबारक। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इलेक्टेड प्रधानमंत्री। में क्या बात है? क्या बात हो ना? आप मोदी जी का लो ना। मेरे पास तो ना तो CID प्लीज मरवा दिए लोग। मंत्री जी प्लीज, 3 बजे खबर मिली है। अध्यक्ष महोदय देखिए, अरे आप मोदी जी का नाम तो लो। मोदी जी आज देश की रहनुमाई कर रहे हैं। मेरे को मत अनिल जी प्लीज। आप अध्यक्ष महोदय 75 साल का नाम ले रहे हैं, आज का क्यों नहीं ले रहे? अध्यक्ष महोदय, आज का क्यों नहीं ले रहे? क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट, आप मुझे एक बात कहने का चले जाए बाहर। अनिल जी एक मिनट अगर प्लीज ये प्लीज। आप मुझे है तो हम बाहर चले जाते हैं। ऐसे अगर यही बात है तो हम बाहर चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक आदमी को एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। अरे मोदी जी का नाम सुने दो। ये क्या बात कर रहे हैं? ये सफलता मोदी जी के जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त मिली। आपकी PPP चल रही है, ये
परमानेंट परेशानी पत्र जो है उसकी चर्चा है ये। मैं जानता हूं मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जांगड़ा, कोई उनने जान के नहीं किया ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने। पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो। हरियाणा का हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप। इसका मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं, वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर, ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना। ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ, या एक पोर्टल और बना दो जो ऐसे काम किया, पोर्टल को बता दो पोर्टल पोर्टल पोर्टल, हर काम में पोर्टल। ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल चलाते रहेंगे? ये परिवार पहचान पत्र के अंदर सेक्शन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की और रूल्स की और लॉज की धज्जियां उड़ती हैं। सेक्शन 44 है परिवार पहचान पर, जिस पर मुख्यमंत्री जी हमेशा लंबे लंबे भाषण देते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन may rules to carry out the purpose of the act. Every rule made under this act shall, as soon as possible after it is made or issued, be laid before the legislature. ने जो दिया है, हाँ जी, ये दिया है कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज बिल्कुल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और सरकार के अंदर ये जो बिल पहचान पत्र का जो बिल आया है, हाँ जी, ये यहाँ से पास होकर के बना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यहाँ से मैंने सर, दिस इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं मैंने दिस इज द पावर ऑफ द, यहाँ जो विधानसभा के अंदर पॉलिसी बनी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बनी। ये आपने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। मैंने एक्ट को कभी नहीं कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको पढ़ देता हूँ। हाँ जी। बाई 16 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू होती है और वो भी परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी इशू करती है। मैं कहता हूं कि वो अथॉरिटी के रूल्स इस हाउस के अंदर ना पेश हुए ना डिस्कस हुए, वो अल्ट्रा वायरस है। ये देखिए, वो नोटिफिकेशन गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो विषय डिस्कस का है कि रूल्स जो बने हैं गलत है कि नहीं है। रूल्स देखिए हाउस के अंदर नहीं बनते। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई द गवर्नमेंट। नहीं, रूल्स हाउस के अंदर नहीं बनते। मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड रोड के निर्माण के लिए जब हमने HSVP के अधिकारियों से बात की तो हमें बताया गया था कि HSVP की कुछ सड़कें PWD BNR विभाग को दे रखी हैं, जिनमें मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड चौक की सड़क, BDPO ऑफिस से हनुमान मंदिर की सड़क भी शामिल है। बल्कि हनुमान मंदिर की सड़क आपके विभाग द्वारा हाल ही में बनाई भी गई थी। जवाब में आपने लिखा है कि ये सड़क HSVP के पास है, वो कह रहे हैं कि सड़क आपके पास है। तो आप दोनों के बीच के जो असमंजस है, इसके कारण आदमपुर के आम जनमानस को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कंफ्यूजन को सुलझाया जाए और यदि ये सड़क HSVP के पास है भी तो भी इसको BNR के अंदर लाकर इसका निर्माण किया जाए, क्योंकि आपके पास बजट भी ज़्यादा है। जो बात रखी है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है कि HSVP या PWD ओनरशिप किसकी है, ये क्लियर हो कि ओनरशिप HSVP की है। जिस दिन हमें हैंडओवर कर दी जाएगी हम उसको टेकअप करेंगे। दूसरी चीज़, जहां आपने ये एक LC 113C के ऊपर बात की, वहाँ राइट ऑफ वे नहीं है, ब्रिज बनाया जा नहीं सकता। जहाँ आपके बरवाड़ा से लेकर और भादरा तक वाया अग्रोहा आदमपुर ये जो सड़क का है, इसको हमने 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया कि 3 नेशनल हाईवेज का कनेक्शन है, NH इसको टेकअप करे। उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया, तो फेज्ड मैनर में पहला फेज हमने बरवाड़ा से लेके अग्रोहा तक इसको वाइडन करने का काम किया है। और आपका जो अब अग्रोहा से लेके आदमपुर का है, ये अंडर कंसिडरेशन है। इसमें राइट ऑफ वे अगर हमारे पास पूरा रहेगा तो इसको भी आगे 4 लेन हम टेकअप करेंगे। ताकि शॉर्ट ड्यूरेशन को आप कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट करते हैं, वो रूल्स एंड प्रोसीजर की उल्लंघना है, उसके ऊपर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। बचे हुए आप कंटिन्यू करिए, मैं नहीं बोलता कि एडजर्नमेंट मोशन को कॉलिंग अटेंशन कैसे किया गया। शॉर्ट ड्यूरेशन को आज तक बिना हाउस के अप्रूवल के, मिनिस्टर के और मेंबर के अप्रूवल के कभी कन्वर्ट नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ, पहले भी हुआ, आपको दिखा देंगे पहले भी हुआ है। ये जो स्पीकर दिखाओगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे अगले आप टेकअप कर लो।
आप सेकंड जो एडजर्नमेंट मोशन ही है उससे टेकअप कर लो, मगर इस पे क्योंकि आज तक की कोई रूलिंग नहीं हमें दिखती। गलती हुई है तो इसका मतलब उसको दोहराता रहे। कन्वेंशन तो कई बार होती है, एक बार से भी होती है, तो आप इसको चेक करो। ये तो बार बार हुई है हुड्डा साहब, आपके टाइम पे भी ऐसा हुआ है, रिकॉर्ड की चीज है ये तो। कोई जब तक रूलिंग दो, ये तो आज की तो कोई है नहीं। रूलिंग दे दो, कोई बात नहीं, आप अपनी रूलिंग दे दो। मैंने तो अध्यक्ष महोदय मैं आपको कहता हूँ हाउस 10 मिनट अर्जन कर लो, अगर कोई हुई आपके अधिकारी लाके दिखा दे। लगातार 3 दिन बारिश 8, 9, 10 जुलाई तक हरियाणा के अधिकांश हिस्से के साथ साथ पड़ोसी राज्य नामक पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में भारी बारिश हुई। परिणाम स्वरूप हरियाणा में बाढ़ ने सामंजस्य जनजीवन की अस्त व्यस्त कर दिया। दुर्भाग्य जानमाल व जानवरों की हानि तथा संपत्ति बुनियादी ढांचे का व्यापक क्षति हुई। 8 से 12 जुलाई के दौरान राज्य के सिंचाई वर्ष 110 मिलीमीटर थी, जो कि सामान्य 28.4 मिलीमीटर पिछले वर्षों में नापी गई है, जो कि 287% अधिक बारिश हुई। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला में क्रमांक 842, 814, 699 और 514% अधिक वर्षा हुई। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है सरकार ने 12 जिले, 1469 गांव और 4 म्युनिसिपल कमेटियां, कॉरपोरेशंस को बाढ़ प्रभावित घोषित किया। सरकार ने बाढ़ को रोकथाम, इसके प्रवास को कम करने के सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इस दिशा में 7,868 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला गया। 2031 लोगों को 60 राहत शिविरों तक पहुंचाया गया और उनका वहां रखरखाव किया गया। प्रभावित इलाकों में नागरिक के लिए भोजन व अन्य नागरिक आपूर्ति की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने थल सेना, वायुसेना, NRDF, SRDF, सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खोज, बचाव और राहत कार्य संचालित किया। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए चल रहे प्रवासों की समीक्षा सामान्य तौर पर 11/7/23 को प्रशासनिक स्तर पर 7 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जिलों की जिम्मेवारी देकर वहां भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों के परिवारों के लिए उनके घर, पशुधन, फसल और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में क्षति नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत उनकी डिमांड्स मांगी गई है। मंत्री जी ने बाढ़ आने के बाद सरकार ने क्या किया उसके बारे में बताया। क्या बरसात के दिनों से पहले सरकार सोई हुई थी? पहले क्यों नहीं इंतजाम किया? क्या जितने भी हमारे नदी नाले, मारकंडा, गग्गर, यमुना, पहले उसकी सफाई क्यों नहीं करवाई गई? पहले उनसे रेत क्यों नहीं निकलवाया गया? आज पूरे नदी नाले, मारकंडा सारे जमीन के बराबर रेत के मिट्टी के भरे पड़े हैं, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है, इसीलिए इतना नुकसान उसको हुआ। तो सरकार ने बरसातों से पहले क्यों नहीं इंतजाम किया? ठीक है, हमारे अंबाला में 12 सब स्टेशन डूब गए थे और अब के बरसात का अंदाजा ही नहीं था। चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब जगह ये हालात थे, तो हमने उसमें भी कोशिश करी कि सब ठीक हर जगह पहुंचाया जाए। लगातार सरकार की तरफ से एक बात कही गई है कि हमने बहुत रोजगार दिया है और बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, जबकि हालत आपके सरकार की है। मैं अब पिछले दिन हरियाणा प्रदेश के 76 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया हूं परिवर्तन यात्रा के दौरान, और मैं गांव में जब लोगों से मिला तो मुझे बड़ी इस तरह की जानकारियां मिली कि सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। गांव के गांव जो है आज खाली हो गए, केवल इस बात के लिए कि बच्चों को यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई उनके लिए नौकरी नहीं है। आज पढ़ा लिखा जो युवक है उसको इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर के वो अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करता है और विदेश जाता है।
विदेश में जाकर के नौकरी की तलाश करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो डोंकी से जाते हैं। जो डोंकी से जाने वाले हैं, सरकार ने उनके बारे में अब तक कोई ऐसा कदम उठाया कि जो बच्चे बाहर विदेश जाते हैं, जो डोंकी से जाते हैं, जो एजेंट उनको भेजते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी सरकार ने? अगर कोई कार्रवाई करी है तो सदन को बताना चाहिए उसके बारे में। सबसे हैरानगी की बात यह है कि किसानों से जो है फसल बीमा योजना तो जो है उनके केसीसी कार्ड और उसके जरिए जबरदस्ती कटवा लेते हैं, लेकिन जो है कोई कंपनी को एंगेज ही निर्धारित ही नहीं करा है, तो वो जो है बेचारे फार्मर्स हैं वो अपनी क्लेम कैसे लेंगे? ये तो कमाल की बात हो गई है। तभी तो जो है ये मंत्री जी का जो है आवाज पूरी तरह से किसान जो है कल जो है पूरे इतने भारी तादाद के अंदर घेर रहे थे। ये हालात जो है हो रहे हैं कि हरियाणा के अंदर किसान के लिए बीमा कराना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से कराते हैं, उसको कोई कंपलसरी नहीं है, ये गलत, स्वैच्छिक है। कोई किसान धक्का से कोई बिल्कुल नहीं कराते। चलो नहीं, स्वैच्छिक है और किसान को इसमें फायदा लगता है तभी वो बीमा कराता है। हरियाणा के अंदर जितनी बीमा कंपनियां आई है उनको टोटल पैसा गया है हरियाणा के किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, उससे 1200 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों को बटा है और किसान इसलिए बीमा करवा रहा है। ये लूट की भाषा बोलते हैं, ये गलत है। किसान अपनी मर्जी से बीमा कराता है, किसान को फायदा होता है। अध्यक्ष जी, ये जब कुछ पता नहीं है तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हल्का मेरा है, मुझे मालूम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने यही मंत्री जी ने ये बात कही कि जो है फसल बीमा योजना जो है वो स्वेच्छा से है। ये सबसे बड़ी झूठ है। स्वेच्छा कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न पूछ नहीं, प्रश्न पूछ लो आप। फसल बीमा योजना अलग विषय है, ये बाढ़ का विषय, बाढ़ पे प्रश्न, बाढ़ का ही विषय है, तभी मैं पूछ रही हूँ ना। मैं दोबारा से कहता बाढ़ का हूँ, विषय तभी तो पूछ रही हूँ। कोई भी किसान अपनी मर्जी से चाहे तभी फसल बीमा योजना होती है। कोई पार्टिसिपेट ना करना चाहे तो ना करे। पटल के ऊपर जब ये बात कही जाती है तो गलत बात जो कहता है आप ये बताइए, ये फैसला किया जाए। सुनिए कि झूठ कौन बोल रहा है, क्या कार्रवाई करी जाएगी, आप ये बताइए मुझे। हमारे दोनों में से अगर ये स्वेच्छा से ना हो, अगर ये स्वेच्छा से ना हो तो फैसला किया जाए कि हमारे दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और उसको सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, एक महीने उसकी कमेटी बनाओ, उसकी कमेटी बनाओ और फैसला करो। जी ने ये कहा है कि जो बीमा योजना है वो स्वेच्छा से है। स्वेच्छा से अध्यक्ष जी खाली कागजों में दिखाई हुई है। जबरन केसीसी कार्ड से जो किसान नहीं भी चाहते उनका भी जो है बीमा कटता है। माननीय मुख्यमंत्री ये है, माननीय मुख्यमंत्री इसमें एक विषय अकाउंट से काट लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी बात ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी उनके लिए जो लोनी नहीं है। जो लोनी है उनका बैंक के अंदर जो उनका 2% या 5% का शेयर है वो काटते हैं, और वो इसलिए काटते हैं, नहीं वो काटने बैंक। सुनिए, किसान अगर बैंक में लिख के दे देगा तो नहीं काटेगा। किसान अगर बैंक में लिख के दे दे, क्या बैंक में क्या कि मुझे बीमा नहीं कराना, नहीं काटेगा बैंक। अच्छा, बैंक वो कहते हैं नहीं काटेगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, देता है तो काटता है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉलंटरी हो गया, लेकिन जो कि उन्होंने लोन लिया हुआ है इसलिए बीमा अगर कोई करवाते हैं कंपनी से तो पैसा जो आएगा वो बैंक में आएगा। अगर लॉस बैंक का होता उसके कारण से तो बैंक ने लोन दिया, उसका फसली बीमा होता इसीलिए कि फसल बेच करके और उस लोन को वापस करेंगे। मेरा विधानसभा क्षेत्र जो बारडा है वो 2011 में उसको डार्क जोन घोषित कर दिया था। उसके बाद में ये रोक भी हटा दी सरकार ने, और 2018 तक अनेकों किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, और एक लंबा इंतजार 5 साल हो गए ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए सरकार को। पहले भी कहा है, जो मेरे से पहले कोई विधायक होगा, अब मैं बार बार कहती जा रही हूँ भी हमें ट्यूबवेल कनेक्शंस दो, हमारे पास पानी नहीं है। तो जब सरकार ट्यूबवेल कनेक्शंस देने की बारी आई 5 साल के इंतजार के बाद में, तो जिन किसानों ने आवेदन दिया था, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आवेदन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से कहूंगी कि आवेदन में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं थी कि हम 5 साल बाद अगर आपको ट्यूबवेल कनेक्शंस दे रहे हैं तो वो हम सोलर ट्यूबवेल कनेक्शंस देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि बारडा विधानसभा क्षेत्र जो है वो रेतीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, और जो
भूजल स्तर है पानी का वो 400 फीट तक गहरा है। तो अगर पूरे हरियाणा में ये योजना लागू की है सोलर सिस्टम की, तो हमें सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि एक तो यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो 100 फीट पे ही पानी है और बाडड़ा जो है वह 400 फीट पे है। तो सोलर पंप से हम सिंचाई कैसे कर सकते हैं? हमने ये करा है कि जितने कनेक्शन 100 मीटर से नीचे के है उसके लिए हमने कहा है कि वो माइक्रो इरिगेशन पे जाए, उसे कनेक्शन उससे देंगे। नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, वो पावर से नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो सोलर पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलती है उससे भी हमें गाइडेड रहना पड़ता है। तो जो नए कनेक्शन कोई मांग रहा है उस पर ये कंडीशन है कि वो उसके साथ माइक्रो इरिगेशन 100 फीट से अगर नीचे है तो उसके साथ अपना उससे जोड़ेगा, और नहीं तो उस पर नहीं दिया जाएगा। पर जो पहले चल रहे हैं वो अपने डिक्लेयर करें और उसको फिर हम मानने लगेंगे। विधायक चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति श्री जोगीराम विधायक तथा श्री अनूप धानक विधायक द्वारा श्री अभय सिंह चौटाला विधायक के विरुद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। महोदय, श्री जोगीराम विधायक और श्री अनूप धानक विधायक द्वारा श्री अभय सिंह चौटाला विधायक के खिलाफ 21 फरवरी 2023 को दिए गए विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के नोटिस के प्रश्न के संबंध में मैं विशेषाधिकार समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। आरोपों के अनुसार श्री अभय सिंह चौटाला विधायक ने हिसार हवाई अड्डे के उद्देश्य के लिए अधिकृत भूमि एवं आसपास की भूमि के संबंध में कुछ गलत और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए थे, जो कि उन्होंने ज्ञानपूर्वक, अभिप्रायपूर्वक तथा जानबूझकर प्रस्तुत किए हैं। उन्हें विशेष रूप से सदन की तथा विशेषतः सदस्यों की प्रतिष्ठा, गरिमा तथा शान को कम किया है। अतः स्पष्ट रूप से उक्त सदस्य का कृत्य सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त सदन में जब श्री अभय सिंह चौटाला विधायक वक्तव्य दे रहे थे उस समय उनका व्यवहार आचरण अन्य सदस्यों के प्रति भी अनुचित तथा असंसदीय रहा है। चूंकि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है एवं अभी समिति के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की पहली बैठक तक बढ़ा दिया जाए। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 35 तक रखता हूं। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 पुनर्स्थापित हुआ।
माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बत्रा विधायक एवं श्री वरुण चौधरी विधायक की ओर से हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2 का डिसअप्रूव का नोटिस मिला है। यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय बचाने के लिए इस प्रस्ताव पर विधेयक पर चर्चा से पहले विचार किया जाए। स्पीकर साहब, आपकी मर्जी है, पर रूल्स ये कहते हैं कि पहले डिसअप्रूवल पर आर्गुमेंट्स होगा, वो सुना जाएगा, उसका डिसीजन होगा, ऐसे ही होगा, उसके बाद पेश होगा वो। हाँ, उसके बाद पेश होगा, उसके बाद इकट्ठे नहीं होंगे। दो बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चर्चा बाद में होगी। पहले डिसअप्रूवल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाँ, और जब दोबारा वही है, बिल आएगा। यही कहा है मैंने, यही कहा। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर चर्चा विधेयक पर विचार के समय पर की जाएगी। माननीय कृषि मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को पुरस्थापित करता हूं। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार दिनांक 28 अगस्त 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।